Hello and James and welcome back to your own channel स्टार आर्ट्स। हाँ, सर तरुण रूपानी आर्ट्स। ये चैनल डेडिकेटेड चैनल है आपके लिए और आपके द्वारा बनाया गया चैनल है। हाँ, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश। हाँ, ये मेजर सब्जेक्ट्स है जो इस पे कवर कर रहे हैं। तो आइए, आज बारी है हिस्ट्री के एक चैप्टर द ग्रेट डिप्रेशन की। मेरे रॉक स्टार्स जो क्लास 11th का बैच है उनके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। तो प्लीज अगर आप मेरे रॉक स्टार हैं तो एक मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट कम हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट में दम है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि इसको अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि आर्ट्स के और कंटेंट ह्यूमैनिटीज के लिए मैं और बना पाऊं। तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे रॉक स्टार्स मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर दिस आर्ट सब्जेक्ट। तो चैप्टर है द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, मंदी। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे आई मंदी, क्या इसका इंपैक्ट पड़ा, इसी पर ये पूरा चैप्टर है। शॉर्ट में चैप्टर बताऊंगा और आपका ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं मंदी की, तो मंदी होती क्या है पहले इसको समझते हैं। 1929-30s ये वो फेज है जब वर्ल्ड में डिप्रेशन आया। और डिप्रेशन में, मंदी में गुड्स तो मार्केट में होते हैं, सप्लाईज तो होती है पर डिमांड नहीं होती है। मतलब कि शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स सब लोग बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके पास कोई बायर नहीं होता है। हाँ, गाड़ियों की शोरूम में गाड़ियां खड़ी है पर गाड़ी खरीदने वाला नहीं है। फूड ग्रेन्स के भी प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। बस इसी स्टेज को कहते हैं हम लोग क्या, मंदी, डिप्रेशन। तो ऐसा क्यों हो गया, क्या हुआ, आइए पहले समझते हैं कॉजेज दैट लीड टू दी मंदी। हाँ, ये डिप्रेशन आया क्यों, इसका पीछे क्या कारण है, एक एक पॉइंट से समझेंगे और फिर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या रीजन रहा है इसके मंदी के आने का। तो सबसे बेसिक रीजन, द कॉज लीडिंग टू द वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929 में अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है जिसे हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं, वहां पर मंदी की शुरुआत हुई। कहते हैं ना, अमेरिका लीडर है तो यहां पर भी लीडर है, वर्ल्ड को बर्बाद करने में भी अमेरिका ही लीडर है। तो अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट्स हैं जिसे हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं, हाँ, यहां पर एक साथ लाखों शेयर, हाँ, लाखों शेयर एक साथ बेच दिए गए और उनके प्राइजेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड आ गए। तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया 1929 में। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ओवर स्पेक्यूलेशन इन द स्टॉक मार्केट। मार्केट में कुछ ज्यादा ही स्पेक्यूलेशन, मतलब होता है सट्टेबाजी करना, दाव लगाना। और कौन लगा रहा था दाव? सारे बड़े बिजनेसमैन, सारी बैंक्स, सब ने क्या लगा रखे थे, पैसे दाव पे लगा रखे थे। अब आप पूछेंगे सर स्टॉक मार्केट में ये स्पेक्यूलेशन क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है, वो इस भाव से खरीदता है, इस विचार से खरीदता है कि आने वाले समय में जब इसका भाव बढ़ जाएगा तब मैं इसको जाके बेच दूंगा। तो एक तरह से आर्टिफिशियल क्या हो जाती है, मार्केट में डिमांड पैदा हो जाती है। और यही हुआ अमेरिका में। ओवर स्पेक्यूलेशन हो गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो गए, लोगों ने पैसा बोरो करके भी क्या किया, शेयर्स खरीद लिए। तो एक तरह से आर्टिफिशियली प्राइजेस ऑफ द कंपनीज, शेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज क्या हो गई, राइज हो गई। जानते ही हैं, एक दिन तो बबल फटना ही है। और वही हुआ जब लोगों को कंपनियों की सही हकीकत पता चली। वो जो शेयर वैल्यू जो कंपनी हम बेच रहे थे, वो उसकी वैल्यू से बहुत कम प्राइस के रियल शेयर थे। नतीजा क्या हो गया, मार्केट में क्रैश आया। और क्या हुआ, क्या कारण रहा है कि क्यों डिप्रेशन आया? तो उसका रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर प्रॉफिट मेकिंग अलाउड है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लीस्ट है। नतीजा क्या हुआ, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे। तो ये तो कोई बुराई नहीं है, पर ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट जो ओनर्स हैं, ये बहुत ज्यादा वेल्थ और रिसोर्सेस कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं। नतीजा, सोसाइटी दो
लोगों में बढ़ गई है, एक जिसे हम कहते हैं वेल्दी और एक कहते हैं पुअर। तो वहां पर जो वर्कर क्लास है उनको वेजेस कम मिल रही है, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, और जो रिच है उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसे से क्या कर रहा है, लग्जरी खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, इंडस्ट्रीज खरीद रहा है। ये है एक बहुत बड़ा डीमेरिट। और क्या रीजन रहा है, ओवर प्रोडक्शन। इकोनॉमी में चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा हो चाहे इंडस्ट्री रहा हो, ओवर प्रोडक्शन हो गया। देखिए एक बेसिक सा फंडा है, फंडा ये है डिमांड सप्लाई। अगर मार्केट में किसी की डिमांड है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड है तो उसका दाम बढ़ेगा, लोग उसके लिए पैसे देंगे, है कि नहीं है। मार्केट में किसी चीज की डिमांड है और उसकी सप्लाई नहीं है, लोग मनमाना पैसा देंगे। सिंपल है। अब आ जाते हैं, कंडीशन रिवर्स कर देते हैं। मार्केट में चीजों की सप्लाई तो है पर डिमांड कम है, भाव गिरेंगे, रेट्स गिरेगा। बस यही हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, फार्मर्स के पास क्रॉप्स सेल करने के लिए थे, इंडस्ट्रीज के पास आउटपुट बहुत सारा था बेचने के लिए, पर खरीदने के लिए लोग जो थे वो तो लिमिटेड थे। नतीजा क्या होगा, प्राइस गिरेगा, क्योंकि अब मुझे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है, मैं दाम गिराऊंगा और प्रॉफिट मेरा नतीजा कम हो जाएगा। और यही हुआ ही, मार्केट में ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस गिरे, क्योंकि मुझे अब सेल करना है तो दाम गिराना पड़ेगा और प्रॉफिट भी मेरा चला जाएगा। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। बड़ी बड़ी फर्म्स जो दिखने में बड़ी थी वो मंदी में चली गई। और क्या हुआ, वहां पर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी थी वो इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं थी। मतलब बैंकों ने भी अपने क्या क्या रखे थे, पैसे क्या रखे थे, शेयर मार्केट में लगा रखे थे विदाउट मच रेगुलेशन। हाँ, मतलब बैंक्स भी क्या कर रही थी, पब्लिक के पैसे से सट्टा खेल रही थी। याद रखिएगा, ये अलाउड नहीं है। नतीजा क्या हुआ, जब शेयर मार्केट में गिरा, बैंकों के पास अपने जो पैसे शेयर के रूप में लगे थे उनकी भी कीमत गिर गई, बैंक्स भी बर्बाद हो गए। और एक दो नहीं, हजारों बैंक्स अमेरिका के दिवालिया हो गए। हाँ, क्राइसिस इतना बड़ा था। अब और क्या हुआ, देखिए कहते हैं ना कि एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं ना। अब देखिए क्या होने वाला है, वर्ल्ड में भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अब पूरे वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से कहते हैं ना अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में आ गया था, पर यूरोपियन कंट्रीज का क्या हाल था, वो तो पहले से ही कंगाल थे। अब जिसके पास पैसा है, सुपर पावर के पास है, वो खुद बर्बाद हो रहा है। अब इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड ओवर में पड़ने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड एक समस्या से निकला नहीं था, वर्ल्ड वॉर 1 से निकला नहीं था, दूसरी समस्या ये आ गई, तो ये क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929, ये देखिए मैंने आपके लिए एक न्यूज़पेपर लगाया हुआ है, इसे कहा गया है ब्लैक ट्यूसडे। दिन था अक्टूबर का 29, 1929। देखिए डेट मिलाइए, 29 अक्टूबर का 29, 1929। और इस दिन ट्यूसडे का दिन था और शेयर मार्केट मैसिव कोलैप्स कर गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत क्या हो गया कि शेयर्स ग्रास पे आ गए। मार्केट बहुत बड़ा क्रैश था, इतना बड़ा क्रैश कभी नहीं देखा है पूरी एंटायर हिस्ट्री में। अब आप कल्पना बस ऐसे समझिए कि वो जो बैंक जिनकी कीमत लाखों रुपए थी, हाँ, जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन चीज शेयर्स की कीमत लाखों रुपए थी, जिन बैंक के शेयर्स की, उनकी कीमत अब कौड़ियों के भाव भी नहीं मिल रही थी। यस। और क्या हुआ, मार्केट तो क्रैश हो गया, डिप्रेशन आ गया, लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया। कहते हैं ना जिसके पैसे लगे थे मार्केट में, अगर उसके पैसे अगर कम हो जाए या खत्म हो जाए तो अब वे बताए मेरा भी जोश ठंडा हो जाएगा। और यही हुआ ही, क्योंकि शेयर्स के दाम भी गिरे, बैंक्स पे भी लोगों का विश्वास खत्म हो गया। इसका रिपेल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, अब इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ने वाला है। ये मत सोचिए कि इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, नहीं नहीं, इंडिया वॉज ऑल्सो बैडली हर्ट। हमारे फार्मर्स बर्बाद हो गए। सर अमेरिका से मेरे फार्मर्स का क्या रिलेशन है, जब वर्ल्ड ओवर क्या हुआ, फार्म प्रोडक्ट्स, मैंने कहा था ना एग्रीकल्चर में भी ओवर प्रोडक्शन हुआ था, तो वहां पे ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हो गया, प्राइस गिरे। तो अब आउटपुट जो था, अब किसानों को भी कम प्राइस में बेचना था, जितनी उनकी लागत नहीं थी उससे कम प्राइस में किसानों को बेचना था। नतीजा हमारे किसान भी बर्बाद हो गए। यही हाल पूरे वर्ल्ड ओवर फार्मर्स का था। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आइए कुछ देशों के बारे में समझते हैं एक एक करके क्या क्या इफेक्ट पड़ा। अमेरिका की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, जो जो उसको लीड कर रहा है ना, क्रैश को लीड कर रहा है और सबसे बड़ा
जो प्रॉब्लम आई अमेरिका में, वहां पर पॉवर्टी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन से 25% ऑफ द वर्कफोर्स बर्बाद हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अब वो काम फर्दर प्रोडक्शन तो करेंगी नहीं, तो क्या करेंगी, वर्कर्स को निकाल देंगी। हाँ भाई, ऑलरेडी प्रोडक्शन रखा हुआ है, गुड्स रखे हैं बना करके, इसीलिए नतीजा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जिसकी नौकरी जाएगी वो भी तो बेरोजगार हो जाएगा ना, देश में गरीबी बढ़ेगी। तो अमेरिका में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। और क्या आया, बैंक, मैंने कहा फेल्स हो गई, मैंने बताया बैंक भी बैंकरप्ट हो गई। और रीजन बहुत सिंपल था, बैंकों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा था, शेयर मार्केट डूबा, बैंक डूब गई। हाँ, मतलब आपके और मेरे पैसे सेफ नहीं है बैंक में, ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बताया ना, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इनका प्रोडक्शन क्यों कम हो गया, क्योंकि इनका खरीदार कोई नहीं बचा था, इनके कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग नहीं बचे थे, सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी। नतीजा क्या हो गया, इंडस्ट्रीज ने भी अपना प्रोडक्शन खुद कम कर लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर का भी सेम हाल था, ऐसा मत सोचिए सिर्फ इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का भी बुरा हाल था। और तो और अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को, उस समय प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक न्यू डील, क्या, एक न्यू डील देनी पड़ी कि इनको इकोनॉमी को रिकवर कराने के लिए, अपने कहते हैं ना इंडस्ट्रीज को वापस, कहते हैं ना दोबारा उठाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, बहुत सारे पब्लिक वर्क वेलफेयर के प्रोग्राम चलाने पड़े। गवर्नमेंट ने खुद क्या करने लगा, खूब सारी इन्वेस्टमेंट्स करने लगे। मैं समझाने के लिए कहता हूं, गवर्नमेंट ने नए रोड्स बनाए, नए नए एयरपोर्ट्स बनाए, ताकि क्या हो, पब्लिक इंडस्ट्रीज को, जो 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 इंडस्ट्रीज चल रही थी उनको क्या मिले, ऑर्डर्स मिले, उनको काम मिले। तो गवर्नमेंट ने रिकवरी के लिए ये प्रोग्राम चलाया, नाम था न्यू डील। आइए जर्मनी की बात करते हैं। बाप रे, जर्मनी को तो जैसे कहते हैं ना कि कोड़ में खाज हो जाना, मतलब नहीं समझ में आया। जर्मनी 1919 में बर्बाद हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था, और वहां पर वैसे भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, नतीजा जर्मनी खुद ही परेशान चल रहा था, वहां पे वैसे ही हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था। और अब समस्या आ गई किसकी, ये ग्रेट डिप्रेशन की आ गई। तो जर्मनी वॉज वर्स्ट हिट, कहते हैं ना, और बुराई हो गई जर्मनी पे। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से उन पे खूब सारे रिपेरेशन लगाया गया था। हाँ, मतलब जर्मनी पे वर्ल्ड वॉर 1 का सारा इल्जाम लगाया गया था, तो जर्मनी से चार्ज किया जा रहा था लगभग $132 बिलियन। हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो जर्मनी से वॉर रेपरेशन मांगा गया था, जिसकी वजह से जर्मनी ऑलरेडी बर्बाद था। जर्मनी में चल रहा था हाइपर इन्फ्लेशन। जरा इस सीन को देखिए, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है ना, इमेज क्लियर नहीं है। ये एक जर्मन बच्चा है जिसने ये जर्मन करेंसी को, हाँ, जर्मनी में जो करेंसी चलती थी उस जमाने में मार्क बोलते थे, क्या, MARK, जर्मन मार्क, इतनी गड्डियों रख के रखा है जैसे लग रहा है कि ईंटें लगा के रखे हैं। सोच लीजिए बच्चे के पास इतने पैसे हैं गड्डी भर के, यस, ये जो एक एक बंडल दिख रहा है ये लाखों मार्क हैं। अब आप इमेजिन करिए इतने मार्क बच्चे के पास पड़े हैं। पता है इससे क्या मिलेगा उस बच्चे को, इस बच्चे को, हाँ, इस बच्चे को इतना मार्क देने पे क्या मिलेगा, एक सिर्फ छोटी सी क्या, टॉफी मिलेगी, जो हमारे यहाँ 50 पैसे की मिलती है, कच्चा आम, समझ रहे हैं, या पर्ल्स जो 50 पैसे की आती है, वो इतना देने में एक मिलेगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में महंगाई कितनी कितनी खराब है, मतलब पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई है। इसे कहते हैं क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। एक ऐसा सिचुएशन जब प्राइसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है चीजों की, रुपए की या उस समय करेंसी की, जो उसकी मार्क चल रही थी उसकी वैल्यू नहीं रह गई थी। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। देश में जॉबलेसनेस थी, पॉवर्टी थी, और इसी का फायदा लेते हुए एक लीडर वहां पे डेवलप होगा, नाम होगा एडोल्फ हिटलर। इस सिचुएशन में जब देश में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, देश में लोग परेशान है गरीबी से, भुखमरी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, अब इसका फायदा मिलेगा एक व्यक्ति को, नाम है एडोल्फ हिटलर, और यह बनाएगा अपनी पार्टी, नाजी पार्टी। इसने इस सिचुएशन का फायदा लिया, लोगों को यकीन दिलाया कि हम देश में स्टेबिलिटी लाएंगे, हम देश में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, और जर्मनी का जो पुराना रुतबा है, जो पुराना गौरव है जर्मनी का, मैं उसे वापस लाके दूंगा। बस इस यकीन पे लोगों ने इन पे भरोसा कर दिया, और देश एक तरह से कहें इसकी तरफ, एडोल्फ हिटलर की तरफ देखने लगा। और हुआ भी यही, धीरे धीरे एडोल्फ हिटलर ने पूरे देश पे एक डिक्टेटर के रूप में राज करना शुरू किया। आपको पता ही है आगे वर्ल्ड वॉर 2 भी एडोल्फ हिटलर की वजह से ही होने वाला है। एक मेजर कल्प्रिट वर्ल्ड वॉर 2 का एडोल्फ हिटलर भी है।
आइए अब समझते हैं ब्रिटेन में क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। हाँ, ब्रिटेन जो हमारे देश को गुलाम बना रखा था जिसने, ब्रिटेन में भी गरीबी आ गई। ऐसा नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन से इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड ओवर हिट हुई, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, वहां पर भी पॉवर्टी आई, वहां पे माइनिंग, टेक्सटाइल, शिपिंग सब बर्बाद। क्यों? क्योंकि सबके पास था ओवर प्रोडक्शन, डिमांड थी नहीं। क्योंकि अपने देश की डिमांड से बाहर की भी तो डिमांड भी आ रही है ना। अगर हमारे देश में आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसका डिमांड कहां से आ रही है? पूरी दुनिया से आ रही है। तो इंग्लैंड दूसरी दुनिया की डिमांड पर डिपेंडेंट था, पर जब दूसरी दुनिया में ही डिमांड नहीं है तो मतलब अपनी कंट्री के बाहर से डिमांड नहीं है तो बस इंग्लैंड भी बर्बाद हो गया। और क्या हुआ? डिक्लाइन इन ट्रेड। इंग्लैंड बहुत पिद्दी सा देश है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो बड़ा पिद्दी सा देश है आपके। हाँ हाँ, हमारे तो कहते हैं ना, हमारा जो यूपी है उसके बराबर ही होगा शायद, मुझे लगता है। बस पिद्दी सा एक कंट्री है, सोचिए, और आधी दुनिया को लीड कर रहा होता है। तो उसका एक्सपोर्ट तेजी से गिरने लगा क्योंकि वर्ल्ड में डिमांड ही नहीं है। भाई डिप्रेशन चल रहा है वर्ल्ड में ना। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने शुरू किए। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लगाई, नाम है प्रोटेक्शनिज्म। अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने फैक्ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने पॉलिसी चलाई, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। हाँ, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है, अंग्रेजों को भी अर्थात इंग्लैंड को भी बहुत बर्बादी झेलनी पड़ी। वैसे भी वर्ल्ड में वो जूनियर पार्टनर ग्रुप में रह जाएगा। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस में क्या इफेक्ट पड़ा? जब मंदी आई तो फ्रांस भी अछूता नहीं रहा। फ्रांस पे इंपैक्ट थोड़ा कम पड़ा। थोड़ा कम पड़ने की वजह यह है क्योंकि फ्रांस वर्ल्ड इकोनॉमी से थोड़ा आइसोलेटेड था, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था। हाँ, इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि एक रिपल इफेक्ट तो आना ही था। फ्रांस में भी अनएम्प्लॉयमेंट थी, खास करके रूरल एरियाज में। और फ्रांस में प्रॉब्लम थी इनस्टेबिलिटी की, अर्थात फ्रांस में गवर्नमेंट स्थिर नहीं हो पा रही थी। जो गवर्नमेंट्स आ भी रही थी, बन भी रही थी, वो कुछ ही समय में क्या हो रही थी, लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से सरकारें गिर जा रही थी। तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट थी वहां पर। नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे एक डोमिनेटिंग, एक रेडिकल गवर्नमेंट आने लगी जिसने सबको ओवर पावर कर लिया। और क्या आई? स्लो रिकवरी। अगेन फ्रांस में रिकवरी को बहुत समय लगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिफॉर्म होने में, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करने में, क्योंकि टाइम लग रहा था ना। नतीजा फ्रांस की ग्रोथ बहुत स्लो थी, मतलब फ्रांस को वापस रेसअप करने में, वर्ल्ड के मार्केट के बराबर लाने में बहुत समय लगा। जापान की क्या हालत थी? आइए देखें। हाँ, जापान तो टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है ना। आइए जापान की हालत देखें। तो जापान जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, जापान का भी बहुत, कहते हैं ना, एक्सपोर्ट होता है। जापान अपने एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है, खास करके इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। बट क्योंकि वर्ल्ड में मंदी थी तो जापान के भी एक्सपोर्ट्स फॉल हो गए थे, उसकी भी प्राइसेस, उसकी भी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। नतीजा क्या हुआ? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इकोनॉमिक शिफ्ट किया। क्या किया जापान ने? जापान ने अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करके डोमेस्टिक सेक्टर के लिए करना शुरू कर दिया। जो पहले वो एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे थे, उसको अपनी डोमेस्टिक, अपने देश की जरूरतों के लिए करना शुरू कर दिया, और अपने रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया मिलिट्री बनाने में। मतलब अब हम जो गुड्स बना के बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां तो कोई खरीदार है ही नहीं दुनिया में, मंदी छाई हुई ना वर्ल्ड में। तो उन्होंने क्या किया? अपने रिसोर्सेज अपनी मिलिट्री बनाने में इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से जापान ने इंपेरियलिज्म आ गया। हाँ, जापान ने इस मौके का इस्तेमाल किया अपनी आर्मी को बहुत पावरफुल बनाने के लिए। नतीजा, जापान ने इस समय चाइना पे और मंचूरिया पे अटैक किया। हाँ, सही सुन रहे हैं, जापान अटैक्ड मंचूरिया एंड चाइना। और क्या आया? मिलिटराइजेशन। द फेलियर टू रिकवर थ्रू द इकोनॉमिक, है ना, मींस लीड टू राइज ऑफ मिलिट्री लीडर। जापान में भी जो लीडर्स थे, उनका अब एक्सपिरेशन क्या था कि अगर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो मिलिट्री क्या करेंगे, किसी देश को कब्जा कर लेंगे। तो जापान भी एक इंपेरियलिस्ट कंट्री बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 तक नहीं बना था, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के आने से पहले जापान ने क्या किया? अपने आप को फैलाने के लिए, नए देशों पे कब्जा करने के लिए अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाया। नतीजा, जापान वॉज इन्वॉल्व इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता होना चाहिए कि जापान, जर्मनी और इटली, हम इसे कहते हैं रोम, टोक्यो, बर्लिन एक्सिस, ये एक्सिस पावर बन गए और ये बन गए कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस तो डाल ही रहा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप तो चेंज कर ही रहा है, बट वर्ल्ड वॉर 2 का भी एक वन ऑफ द रीजंस बन जाएगा।
आशा करता हूं ये चैप्टर बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, हाँ एकदम क्रिस्प शॉर्ट में बना दिया है। आशा करता हूं चैप्टर समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे रॉक स्टार्स। इसके नोट्स एज इट इज जैसे मैंने बनाए हैं ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। और रिक्वेस्ट करूंगा, चैप्टर समझ में आ गया है, लाइक करके अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करिए, मुझे एनकरेज करिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाऊं। सो लव यू, गॉड ब्लेस यू।